दोस्तों 12 साल से एक बंद पड़े खंडहर मकान के अंदर अचानक एक महिला आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो महिला रोते हुए कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। तभी दोस्तों वहाँ पर एक नर्स आती है और वो नर्स उस महिला को खींचकर 4-5 थप्पड़ मार देती है। दोस्तों नर्स उस महिला से कहती है कि तुम्हें 12 साल बाद अपनी बेटी की याद आई है, धिक्कार है तुम्हारी जैसी माँ पर। ऐसी माँ को जिंदा रहने से तो बेहतर है कि वो माँ मर जाती। दोस्तों वो महिला कौन थी जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और ये नर्स उस महिला को थप्पड़ क्यों मारी थी? पूरी घटना की सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना नोएडा की है और नोएडा के अंदर एक सुनसान घर में एक महिला रहती थी। दोस्तों उस महिला का नाम सावित्री देवी था। दोस्तों सावित्री देवी का इस दुनिया में कोई नहीं था। सावित्री देवी अपने घर में अकेली रहती थी और कुछ काम ऐसा करती थी जिस काम की वजह से उनको अपने घर में ही रहना पड़ता था। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। दोस्तों अपने घर पर ही रहकर वो अपना धंधा करती थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो सावित्री देवी एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों सावित्री उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पालती हैं, लेकिन उस बच्ची की वजह से सावित्री देवी का जो धंधा था वो नहीं चल पा रहा था। उनके काम में रुकावटें आ रही थी, क्योंकि सावित्री देवी अगर अपनी बच्ची का ध्यान रखती थी तो अपना काम नहीं कर पाती थी, और अगर अपना काम करती थी तो अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती थी। और दोस्तों इसी तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 6 महीने बाद उस घर में ये नौबत आती है कि खाना खाने के लिए ना तो उसके घर में राशन था और ना ही सावित्री देवी के पास पैसा था, क्योंकि सावित्री अपना काम नहीं कर पा रही थी। अपनी बच्ची को संभालने में उसका सारा दिन निकल जाता था, वो एकदम से उलझ जाती थी और दोस्तों इसीलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी दोस्तों एक दिन जो सावित्री देवी है वो एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लेती है जो शायद उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों सावित्री देवी अपने 6 महीने की बेटी को अपने घर के अंदर छोड़कर, घर के अंदर बंद करके शहर चली जाती हैं। सावित्री देवी का जो घर था ना वो एक सुनसान इलाके में था जहां पर बहुत कम लोग आया जाया करते थे, क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा था कि मजबूरी में उनको सुनसान इलाके में अपना घर लेना पड़ जाता है। और दोस्तों धीरे धीरे जब शाम होती है तो बच्ची जो घर के अंदर कैद थी वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और भूख के मारे वो लड़की बहुत ज़्यादा तड़फ रही थी, लेकिन वहाँ पर आने जाने वाला कोई भी नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से वो लड़की को रोते हुए पूरी रात निकल जाती है। वो लड़की पूरी रात तक अपने घर में रोती है। तभी दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह एक विजय नाम का व्यक्ति सावित्री देवी के घर के रास्ते से होते हुए अपनी ड्यूटी पर काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज़ जब विजय सुनता है तो उसकी आवाज़ विजय को अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों विजय सावित्री के घर के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो बच्ची इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। दोस्तों विजय काफ़ी देर तक इधर उधर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी वहाँ समझ नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और फिर विजय सोचता है कि घर में कोई होगा उस बच्ची का देखभाल करने वाला, तभी तो वो बच्ची रो रही है। अब दोस्तों यही सब सोचकर विजय उस बच्ची को उसी हालत में छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जब काम पर जाता है तो पूरा दिन उसके दिमाग में उसी बच्चे की रोने की आवाज़ चल रही थी। विजय लगातार उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि दोस्तों उस बच्चे की रोने की जो आवाज़ थी ना, उस आवाज़ से साफ साफ ऐसा पता चल रहा था कि वो बच्ची कई दिनों से वहाँ पर रो रही हो। और दोस्तों रोने की वजह से उसका जो गला है ना वो बैठ चुका था, उसका गला भी एकदम से सूख चुका था। वो बच्ची भूख के मारे तड़प रही थी। अब दोस्तों जैसे ही शाम होता है तो विजय जानबूझकर सावित्री के घर के पास वाले रास्ते से अपने घर जाता है, तो फिर से उसको बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इस बार उसकी रोने की आवाज़ जो थी ना वो बहुत धीमी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकलने वाली हो और रोते रोते उसका पूरा गला सूख गया हो। अब दोस्तों विजय को रहा नहीं जाता है और विजय एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर से उसकी खिड़की के दरवाजे के जो शीशा है उसको तोड़ देता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। तभी दोस्तों विजय देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची पड़ी हुई है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसके शरीर एकदम से गर्म पड़ चुके हैं, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है। अब दोस्तों विजय तुरंत उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और उसको पानी पिलाता है और फिर तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं और बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। दोस्तों जो बच्ची थी ना वो लगभग 36 घंटे से उस घर में कैद थी और 36 घंटे से ना तो वो कुछ खाई थी और ना ही दूध पी थी, ना ही पानी पी थी। अब दोस्तों पुलिस वाले विजय का बहुत धन्यवाद करते हैं उस बच्ची की जान को बचाने के लिए, और फिर पुलिस वाले जल्दी जल्दी उस बच्ची को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। दोस्तों कुछ दिन तक डॉक्टर लोग की देखरेख में उस बच्ची का वहाँ पर अस्पताल में इलाज चलता है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले थे ये लोग उस बच्ची के माता पिता को या फिर उस घर
घर के मालिक को ढूंढने की तलाश करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उस घर के मालिक का पता पुलिस वालों को नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों जो सावित्री देवी थी वो अपना धंधा करने के लिए वो घर छोड़कर दूसरे शहर में चली गई थी और पुलिस वाले उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। अब दोस्तों वो बच्ची अस्पताल में रहती थी और अस्पताल के स्टाफ लोग उस बच्ची के साथ बहुत प्यार करते थे। कोई स्टाफ का आदमी उसको खाना खिलाता था, कोई उसको दूध पिलाता था, तो कोई उसके साथ खेलता था, कोई उसको घुमाने के लिए लेकर जाता था। दोस्तों अस्पताल के जो कर्मचारी लोग थे ना, ये सभी लोग उस बच्ची के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे। और दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बच्ची पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों अस्पताल के अंदर एक नर्स थी जिसका नाम पूजा यादव था। दोस्तों पूजा अक्सर उस बच्ची के साथ समय बिताती थी और पूजा को उस बच्ची से लगाव हो गया था, क्योंकि दोस्तों पूजा भी एक अनाथ लड़की थी और बचपन से अनाथालय में वो पली थी, वहीं से बड़ी हुई थी। तो पूजा उस बच्ची के दर्द को अच्छे से समझती थी। पूजा उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि दोस्तों पूजा नहीं चाहती थी कि जैसे उसके माता पिता उसको अनाथालय में छोड़कर चले गए थे, ठीक उसी तरीके से उस बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसके माता पिता भी उसको घर में छोड़कर चले गए थे। पूजा उस बच्ची को अपना नाम देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक एक दिन जो अस्पताल के डॉक्टर साहब लोग होते हैं वो लोग उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और डिस्चार्ज करने के बाद पुलिस वाले उस बच्ची को एक अनाथालय में ले जाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि उसके माता पिता का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस वालों के पास बस एक ही रास्ता था कि उस बेटी को, उस बच्ची को अनाथालय में रख दिया जाए। तो जैसे ही अगले दिन पूजा अपना अस्पताल में काम करने के लिए आती है, तो उस बच्ची को अस्पताल में नहीं देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस बच्ची को अस्पताल में इधर उधर ढूंढने लगती है। दोस्तों पूजा अपने स्टाफ के लोगों से पूछती भी है कि मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब स्टाफ के लोग कहते हैं कि तुम्हारी कौन सी बच्ची है, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तब दोस्तों पूजा कहती है कि अरे मैं अपनी बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बच्ची जो अस्पताल में एडमिट थी, जिसका इलाज चल रहा था, जिसको हम लोग देख रेख कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब दोस्तों अस्पताल के स्टाफ लोग कहते हैं कि उस बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो पुलिस वाले उसको किसी अनाथालय में लेकर चले गए हैं। अब दोस्तों पूजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने स्टाफ लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछती है। तो अस्पताल के कुछ कर्मचारी लोग उसको अनाथ आश्रम का एड्रेस भी बता देते हैं और पूजा से कहते हैं कि पूजा आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम उस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो, उसको क्यों ढूंढ रही हो। तब उसको पूजा कहती है कि मैं उस बच्चे को अपने साथ ज़िंदगी भर रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तब दोस्तों अस्पताल के कुछ स्टाफ लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो तुम उस बच्ची को अपने साथ कैसे रखोगी, उसका देखभाल कैसे करोगी। तब पूजा कहती है कि आप लोग उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं कैसे भी करके उस बच्ची का देखभाल कर लूँगी। अब दोस्तों इस तरीके से पूजा अपने अस्पताल से उस अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम में लोगों से बातचीत करती है, वहाँ के स्टाफ के लोगों से बातचीत करती है और उस बच्ची को गोद ले लेती है। वहाँ पर दोस्तों कुछ कागजी कार्रवाई होती है और जब कागजी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होने के बाद जो बच्ची है उसको पूजा गोद ले लेती है। तो अब कागजी कार्रवाई पर वो पूजा की लड़की हो जाती है। अब दोस्तों पूजा उस बच्ची को लेकर अपने घर पर चली जाती है और पाल पोस कर उसको बड़ा करने लगती है। जब तक बच्ची छोटी थी तब तक पूजा अपने साथ रोज रोज उसको अस्पताल में लेकर जाती थी, अपना काम करती थी। लेकिन बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो पूजा एक स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती है और फिर अस्पताल में अपना काम करने लगती है। और शाम को जब अस्पताल से घर वापस आती थी तो उस बच्ची को स्कूल से लेकर अपने घर पर चली आती थी। अब दोस्तों इस तरीके से पूजा की और उसकी बच्ची की जिंदगी खूब आराम से गुजर रही थी और दोस्तों पूजा भी अपनी जिंदगी में उस बच्ची को पाकर बहुत खुश थी। दोस्तों वो बच्ची पूजा को अक्सर माँ कहकर बुलाती थी तो पूजा को बहुत अच्छा लगता था। पूजा को ऐसा लगता था कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी थी और वो कमी अब पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरा दिन गुजरने लगता है और वो बच्ची भी धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। तभी दोस्तों एक दिन अचानक जो बच्ची थी वो अपनी माँ से पूछती है, यानी कि पूजा से पूछती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। हमारे स्कूल में सभी बच्चों के पापा आते हैं उनको लेने के लिए, लेकिन आज तक मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा है, वो कहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों पूजा पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पूजा को खुद नहीं पता था कि उस बच्ची के माता पिता कौन है। दोस्तों पूजा पहले उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें पापा की क्या ज़रूरत है, मैं ही तुम्हारी पापा हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। लेकिन दोस्तों पूजा उस बच्ची से झूठ बोल देती है कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों जब उस लड़की को पता चलता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती है और अपनी माँ को ही अपना पूरा संसार मानकर अपनी माँ के साथ जीने लगती है। लेकिन दोस्तों पूजा जो है ना वो सोचती है कि अभी तो बच्ची छोटी है तो मैं कुछ
कुछ भी कहकर इसको बहला फुसला लूंगी, लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो कभी ना कभी इसको सच्चाई के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यही वजह था कि पूजा उस बच्ची के माँ को और उसके पिता को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। पूजा पुलिस वालों के पास जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि सर, जिस बच्ची को मैंने गोद लिया था उस बच्ची के माता पिता कौन है, मुझे जानना है। वो जो बच्ची है वो अपने पापा से मिलना चाहती है, पापा से मिलने की बहुत जिद करती है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी उस बच्ची के माता पिता को बहुत पहले ही ढूंढने की कोशिश किए थे, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला था, इसलिए वो लोग उसके माता पिता को ढूंढने की ज़्यादा कोशिश नहीं किए थे। और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो पूजा सोचती है कि जिस घर में उसके माता पिता उसको छोड़कर गए थे, शायद उस घर में कभी ना कभी कोई तो आएगा वहां पर रहने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए कोई तो जरूर आएगा। अब दोस्तों पूजा जब भी अस्पताल जाती थी तो सावित्री के घर से होते हुए जाती थी, क्योंकि पूजा सोचती थी कि शायद कभी ना कभी कोई तो उस घर में आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी कि उसके माता पिता कौन है। अब दोस्तों इस तरीके से देखते ही देखते पूरे 3-4 सालों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस बच्ची के माता पिता का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और दोस्तों इस तरीके से समय गुजरने लगता है। तभी 12 साल बाद एक दिन पूजा उसके घर के रास्ते से होते हुए अपने अस्पताल जा रही थी। तभी उसको उस घर से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पूजा सावित्री देवी के घर के पास जाती है तो देखती है कि कोई औरत घर के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझे वापस करो। उसकी आंखों में आंसू है और वो औरत अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछता रही है। अब दोस्तों पूजा जैसे ही उस औरत को देखती है तो समझ जाती है कि यही उस लड़की की माँ है। दोस्तों उसके पास वो जाती है और खींचकर गुस्से में 4-5 थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है और पूजा कहती है कि धिक्कार है तुम्हारे जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी बच्ची को इस हालत में छोड़कर यहाँ पर चली गई थी। इतने सालों बाद आज तुमको उस बच्ची की याद आई है। तुम्हारी जैसी माँ तो माँ के नाम पर भी कलंक है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो सावित्री देवी थी वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि देखो पूजा, मेरी मजबूरी थी मेरी बेटी को छोड़ना, नहीं तो भला कोई माँ अपनी बेटी को क्यों छोड़ेगी। तब दोस्तों पूजा कहती है कि भला एक माँ को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो अपनी ही बेटी को इस हालत में छोड़कर जाना पड़ा था, छोड़कर चली गई थी। तब दोस्तों सावित्री देवी अपनी पूरी कहानी पूजा से बताती हैं और कहती हैं कि देखो पूजा, मैं धंधा करने का काम करती हूँ और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस समय कोई मेरे पास आता ही नहीं था और धंधा करने के अलावा मुझे दूसरा काम आता भी नहीं है। उस समय मैं बहुत ज़्यादा लाचार हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी तब तक कोई मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा, मेरे साथ कोई सोएगा नहीं, तो जब तक कोई मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगी। यही सब सोचकर मजबूरी में मैं अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ से चली गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सावित्री देवी थी ना, वो एक वैश्या थी। वो अलग बात था कि वो कोठे पर जाकर काम नहीं करती थी, वो अपने घर पे ही धंधा करती थी। और उनका जब बच्चा पैदा हुआ था तो कोई भी ग्राहक जब उनसे मिलने के लिए आता था तो उनके साथ संबंध नहीं बनाता था। और दोस्तों यही वजह था कि उनके पास पैसों की बहुत तंगी आ गई थी। दोस्तों सावित्री देवी के पास उस समय सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि वो सब कुछ भूलकर अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता लें, और दूसरा रास्ता उनके पास ये था कि वो अपनी बच्ची को छोड़कर दूसरे शहर में चली जाए और फिर से वही धंधा करने का काम करने लगे और पैसा कमाएं। लेकिन दोस्तों सावित्री देवी पैसा कमाने के बारे में सोचती हैं और अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दूसरे शहर में चली जाती हैं। और दोस्तों इसीलिए जो सावित्री देवी थी ना, वो अपना घर सुनसान जगह पर बनवाई थी, घर ली थी, ताकि वहाँ पर कोई ग्राहक आए तो आसपास के पड़ोसी को किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूजा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पूजा सावित्री देवी से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम भीख मांगकर खा लेती, अपनी ज़िंदगी गुजार लेती और अपनी बच्ची को अच्छे से उसका पालन पोषण कर लेती, लेकिन तुमने जो उस बच्ची के साथ किया है ना, भगवान तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी पुलिस वालों को बुलाकर तुमको पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए तुमको माफ़ कर रही हूँ। आइंदा अपनी ज़िंदगी में तुम कभी भी ऐसी गलती मत करना। तभी दोस्तों पूजा कहती है कि देखो तुम्हारी जो बेटी है ना, वो मेरे पास है और उसकी उम्र 12 साल की हो गई है। तुमको सिर्फ मैं इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारी जो बेटी है उसके पापा कौन है, क्योंकि वो हमेशा अपने पापा के बारे में पूछती रहती है, लेकिन मैं उसको सही सही जवाब नहीं दे पाती हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तब दोस्तों सावित्री देवी कहती है कि देखो पूजा, इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है कि उसके पिताजी कौन है, क्योंकि मैं जो धंधा करने का काम करती हूँ उस काम में बहुत सारे लोग मेरे साथ संबंध बनाते हैं, और कब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, किस आदमी से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मुझे खुद पता नहीं चला। अब दोस्तों पूजा इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी लापरवाह औरत हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे के साथ या फिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अब
दोस्तों पूजा सावित्री देवी की बातों को जब सुनती है, समझती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि सावित्री देवी को अपनी बच्ची की परवाह नहीं है। इसीलिए दोस्तों पूजा सावित्री देवी से कहती है कि देखो आज के बाद से ना तुम कभी भी अपनी बच्ची के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारी नहीं है, वो बच्ची अब मेरी हो चुकी है और मैं पाल पोस कर उसको बड़ा कर रही हूँ, अच्छे से उसकी ज़िंदगी संवार रही हूँ। तुमको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद से तुम कभी भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए मत आना। तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई बच्ची पैदा हुई थी या तुम्हारी कोई संतान है। अब दोस्तों इस तरीके से जो सावित्री देवी थी उनको पूजा के ऊपर भरोसा हो जाता है और सावित्री देवी पूजा की बातों को मान जाती हैं, क्योंकि सावित्री देवी को तसल्ली मिल जाती है कि उनकी जो बेटी है वो अच्छे घर में रह रही है और अच्छे से उसकी परवरिश हो रही है। तो सावित्री देवी को कोई ऐतराज़ नहीं होता है और वो हंसी खुशी अपनी बेटी को पूजा के साथ रहने के लिए छोड़ देती है। और दोस्तों इस तरीके से जो पूजा है उस छोटी सी बच्ची के साथ रहने लगती है और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। और दोस्तों आज भी वो लड़की पूजा के साथ दिल्ली में रहती है और यूपीएससी की तैयारी करती है। वो लड़की बहुत अब बड़ी हो गई है और दिल्ली में रहकर पढ़ाई लिखाई करती है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।